साथियों नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। आप सबको, सभी सैनिकों को, सभी जवान्स, एनसीओज, जेएसयू साहिबान, अफसर साहिबान, भूतपूर्व सैनिक, सभी स्टूडेंट्स, सभी को मेरा राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सभी कुशलपूर्व होंगे और आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सबको सुखी रखे। और मैं आपके पास में बहुत सारे वीडियो भेजता रहता हूँ, स्टूडेंट्स के पास में भी। और अभी जो OROP की टेबल चली थी, DA की टेबल भी भेजी मैंने, और DA की मेरे पास कई मिले हैं। बोलते हैं बाबा आपने जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि आपने जो है सर्विस पेंशन की तो टेबल बना के डाल दी, DA की कितना मिलेगा, कितना होगा, फैमिली पेंशन की तो डाली नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं जो है जल्दी आपको फैमिली पेंशन की डाल दूंगा। अभी क्या है, DA थोड़ा सा सरकार ने देरी कर दी है, कोई बात नहीं, भी हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में मिलती है, वैसे सितंबर में घोषणा करने की आशा थी, लेकिन नहीं हुआ, किसी कारण से इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं 2 स्टेट में। तो हो सकता है दिवाली से पहले पहले DA अपने को मिल जाएगा, तो वो टेबल भी मैं डाल दूंगा। ये जो आज का वीडियो बना रहा हूँ, ये तो क्या है, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को 1-2 फौजी मिले, नेवी वाले जवान मिले, जो कि 15-16 साल करके प्री मेचर आ गए। वहाँ पर तो ऐसा लगता है ना, जाने के बाद में वो बोलते ना, साउंड का जन्मा अंधा, उसको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, क्योंकि साउंड में सब कुछ हरा होता है। उस समय अगर कोई, तो कहने का तात्पर्य है, वो जब यहाँ से जाता है जवान हमारा भर्ती होकर के, वहाँ जाने के बाद में उसको पता नहीं क्या हो जाता है कि उसको सिविल में ना बहुत नौकरियाँ नज़र आने लग जाती हैं, और बहुत कुछ नज़र आने लग जाता है। वो दिन भूल जाता है कि जब वो कितनी मुश्किल से नौकरी उसको मिली थी। हमारे साथ भी ऐसे बहुत थे। मैं तो खैर 34 साल नौकरी करके आया सेना के अंदर, इंटरेस्ट से काम किया, सारे रैंक मैंने लिए, सिपाही, एक रिक्रूट से लेकर के, सिपाही से लेकर के लेफ्टिनेंट, नायक, लेस हवलदार, हवलदार, CHM, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, सारे रैंक मैंने लिए। लेकिन मेरे साथ बहुत से होते थे जो बोलते थे नहीं, हमारे तो घर में ये हो रहा है, मेरे को ये समस्या हो रही है, वो चले जाते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जब सेना में चले गए ना, तो आपको सेना से बढ़िया कोई नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। मेरे को आए हैं यहाँ 11 साल हो गए हैं। पहले तो मैं उन एक्स सर्विसमैन जवान, JCO, NCO साहिबान या अफसर साहिबान, जो भी इस मेरे को वीडियो को सुन रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आपका कोई जान पहचान वाला कोई फौजी है तो आप उसके पास उसको ज़रूर भेजें, ताकि उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले और वो अपनी सेना की नौकरी अच्छे से करे, इंटरेस्ट से पूरी नौकरी करके आए, चाहे वो 34 साल करने पड़े उसको, चाहे जितने भी करने पड़े। क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया हूँ, मेरा भी एक बार मूड बना था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि अच्छा हुआ मेरे को जो अधिकारी साहिबान थे, हमारे जो अफसर साहिबान थे, जो JCO साहिबान थे, जो साथी JCO NCO थे, उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस किया। और उस समय मैंने अपनी लिखी हुई एप्लीकेशन वापस रख ली अपने पास में। और वो मैंने कब सोचा था, जब मैंने 15 साल हो गई थी और मैंने 15 साल में मैं BEd भी कर चुका था। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कोर्स में इवनिंग क्लासेस में मैंने BEd भी कर चुका था, परमिशन लेकर के। डिस्टेंस कोर्स से परमिशन मिल जाती थी, और मैं BA वगैरह ग्रेजुएशन था ही, सब कुछ था। मैं इंग्लिश, में हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ मैंने क्वालिफाई था। लेकिन मैं सोचा था कि मैं जाके मास्टर लग जाऊँगा, ठीक है नहीं। लेकिन जब मेरे को गाइडेंस मिली तो मैंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, और मैं आज उन अधिकारी साहिबान, अफसर साहिबान का, उन JCO NCO सबका, जो उन्होंने उसमें मेरे को मोटिवेट किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो है सेना के अंदर पूरी 34 साल नौकरी करके आया इज्जत के साथ में।
और फिर यहाँ आने के बाद में लेक्चरर भी लग गया। अगर मैं उस समय आ जाता तो शायद मैं उसमें हौलदार था, हौलदार की वो आता तो यहाँ पर फिर जो है वो सम्मान, मतलब सम्मान तो वो था, लेकिन वो पेंशन नहीं मिल पाती, और उतना मेरे को जो 34 साल तक करने में, उतने बच्चों को सक्सेस करने में वो टाइम नहीं मिल पाता, और यहाँ पर हो सकता है मैं खुद ही अपसेट हो जाता। ठीक है नहीं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना, अगर मेरे कहने से, मैं तो स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, तो मैं यही सोच के पढ़ाता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स में 100 में से 50% भी कामयाब हो गए तो मुझे सफलता है। अगर एक भी बहुत अच्छी ज़िंदगी मेरी बातें मान लिया तो मुझे तो खुशी है उस चीज़ में। तो मैं तो ये सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मान लो सभी तो मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे पता है, लेकिन एक दो भी अगर समझ गए तो भी मुझे तो उसकी सफलता मिल गई, मुझे क्या लेना है। ठीक है नहीं, तो जो भी साहिबांस वीडियो को देखें तो ऐसा कोई फौजी जो आपको नज़र आ रहा है कि भाई जहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए कि भाई जो डीमोरल हो जाते हैं वहाँ जाने के बाद में सोचते हैं कि हमारे को तो घर में नौकरी हैं, तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि मैं 34 साल करके आया था, सारी क्वालिफ़िकेशन मेरे पास में है, एमफिल तक मैंने कर रखी है, पीएचडी तक मैंने सब कुछ कर रखी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो है ठीक है मैं लेक्चरर लग गया उस समय, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ नौकरी करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर नौकरी लग भी जाओगे तो वो इज्जत आपको नहीं मिलेगी जो सेना के अंदर मिल रही है। सेना के बदले में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि सेना जैसी कहीं नौकरी नहीं है, सेना जैसा कहीं सम्मान नहीं है, सेना जैसा कहीं यार दोस्ती साथी नहीं है। सेना के जैसे सहयोग करने वाले अपने साथी, अपनी सीनियर, अपने अधिकारी, अपने सब नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर भी। यहाँ आप अपनी समस्याएं रखोगे तो सब आपको बरगलाने वाले मिलेंगे, आपको समस्याओं में डालने वाले मिलेंगे, लेकिन सेना के अंदर जो आपकी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हो। बहुत से बहाना बनाती है, मैं पूछता हूँ भाई तू क्यों आ गया जी, बच्चों की पढ़ाई देखनी थी। अरे बच्चों की पढ़ाई तो मैं बोला सेना के अंदर अच्छी देखी जाती, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सेना के अंदर आप बच्चों को साथ में ले जाओ, आपको आर्मी स्कूल मिलेंगे, केंद्रीय विद्यालय मिलेंगे, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है वहाँ पर, इतने अच्छे पढ़ा सकते हैं वो, इतनी अच्छी है वो है, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। तो बोलेंगे जी मुझे तो वाइफ बीमार रहती थी, ट्रीटमेंट कराना था। ट्रीटमेंट सेना से बढ़िया ट्रीटमेंट कहाँ है भाई? आप अपनी वाइफ को वहाँ ले जाते, वहाँ अपना ट्रीटमेंट भी कराते, आराम से नौकरी भी करते, और इससे बढ़िया ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा आप बताओ मेरे को? कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको पैसे खाने वाले मिलेंगे, बस पैसे खर्च कराने वाले मिलेंगे, यहाँ पर ट्रीटमेंट करने वाले नहीं मिलेंगे आपको। मैं बता रहा हूँ सही, ये मैं बाद में बताऊँगा आपको किस प्रकार से यहाँ क्या होता है। दूसरा है कि सेना के अंदर हम जो भी करते हैं, सेना जो भी करती है वो हमारे वेलफेयर के लिए करती है। अब मान लो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग से क्या होगा? हम चुस्त बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे, फिजिकल फिट होंगे, हमारे शरीर में बीमारियां नहीं लगेंगी। यहाँ बीमारियों का कारण क्या है? मास्टर एक मान लो एक लेक्चरर भी लगाता है, मास्टर भी लगाता है, वो क्या आएगा? सुबह उठ के जाएगा, जा करके अपना भाई पढ़ाएगा बच्चों को, लेकिन वो स्वस्थ, वो तो फिजिकल फिट तो नहीं रहता ना, वो उसको तकलीफ हो जाएगी कोई ना कोई, समझ गए? या कोई भी नौकरी समझ लगा लो यहाँ पर, वो उतनी फिजिकल फिट नहीं कर पाता सिविल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर पारिवारिक कई समस्याएं होती हैं। सेना आपको फिजिकल फिट करने के लिए आपको ड्यूटी के दौरान आपको पीटी परेड कराती है ताकि आप फिजिकल फिट रहें। वो बोलते हैं कि या तो माँ बाप ही ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बीमार ना पड़े, या सेना ये सोचती है कि हमारा जवान बीमार ना पड़े, क्योंकि अगर माँ बाप का बेटा बीमार पड़ जाता है, बेटा बेटी या बच्चा जो भी है, तो उसको तकलीफ होती है, पारिवारिक नुकसान होता है। इसी प्रकार सेना का जवान अगर बीमार पड़ता है तो उनके सीनियर अधिकारियों को, सीनियर एनसीओ जेसीओ अधिकारी जो है उनको तकलीफ होती है, उसके साथियों को भी तकलीफ होती है कि भाई हमारा एक साथी बीमार हो गया, अब उसकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ होती है। ठीक है नहीं? तो सेना एक आपके लिए अच्छा है, सारी मेडिकल सुविधाएं देती है। आप खाने से ले लो, आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, यहाँ आपकी जेब में कितना भी पैसा है, लेकिन आप क्या वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं जो आप खाना वहाँ पर खाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, जेब में पैसा लेके घूमते रहना आप, लेकिन वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उतना पौष्टिक आहार, उतने प्रकार का मेनू, उतने टाइमली टाइम आपको यहाँ पर बनाने वाले नहीं मिलेंगे। बनाने वाले मिल जाएंगे तो आपको खाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर इतने बिजी हो जाएंगे कि आप समय पर खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ भूल जाएंगे।
ठीक है नहीं, वहाँ पर आपको समय के ऊपर उठाया जाता है, समय पर आपको बैटरी मिलती है, समय पर आप पीटी परेड करके आते हैं, अपना शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जब आपका पसीना निकल जाता है, आप आकर के आराम से खाना खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं और आपको कोई बीमारी नहीं लगती। बीमारी होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो आपको अच्छे से डॉक्टर बैठे हुए वहाँ पर, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं यहाँ, तो ऐसे मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे तो आपको दुनिया भर के पैसे खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पर, फिर भी वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसा खर्च करने के बाद में भी कोई पता नहीं है कि आपको किस प्रकार की कैसी दवाई दे देंगे मेडिकल स्टोर से, ठीक है नहीं। और फिर कब जो है वहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर आप बीमार पड़ गए, किसी गांव में चले गए डॉक्टर के पास में, झोला छाप के बोला भाई मेरे को जल्दी ठीक कर दे, मेरे को कल ड्यूटी पे जाना है, वो ऐसा हाई डोज इंजेक्शन लगा देगा आपको, बस आप सोचेंगे मैं तो ठीक हो गया, लेकिन आपका शरीर के अंदर कितना नुकसान कर देगा। जबकि सेना के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ आपको बिल्कुल तरतीब से आपको एडमिट भी करेंगे तो आपको तरतीब से धीरे धीरे दवाई देंगे, उसके बाद आपका जो इलाज करेंगे, आपको रेस्ट देंगे, रेस्ट के अंदर पूरा का पूरा कितनी अच्छी फैसिलिटी है। रही बात बच्चों के एजुकेशन की, बच्चों के एजुकेशन तो आप ले जाओ बच्चों के साथ में, वहाँ पर कितना अच्छा पढ़ाई है। रही बात आपकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट आप उससे अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा नहीं। रही बात आपकी तनख्वाह की, तो तनख्वाह भी आपको यहाँ से सेना से अच्छी तनख्वाह नहीं मिल सकती है। जितनी क्वालिफिकेशन के अनुसार हम जाते हैं, मान लो एक अच्छा क्वालिफाइड बंदा है जो कंपटीशन यहाँ पर कर सकता है, वो सेना के अंदर +2 करके एनडीए का पास करके ऑफिसर बन के चला जाता है। क्या ऑफिसर वाली फैसिलिटी यहाँ पर सेना दे सकती है? कोई सिविल में दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। ये मेरी देखी हुई चीज़ें हैं। जब बच्चे पढ़ते थे, मैं उन बच्चों को मोटिवेट करता था और मैं छुट्टी के अंदर आता था, तो वो बच्चे जो हमारे साथ वाले बच्चों के साथ में जो पढ़ते थे, कुछ मेरे मोटिवेट करने से सेना में चले गए, कुछ इधर उधर लग गए, IAS लग गए, साइंटिस्ट लग गए, जो भी अच्छे अच्छे डॉक्टर बन गए। लेकिन जो सेना में गए थे, आज उनकी कंपटीशन में दूसरे बच्चे खुद बोलते हैं कि अंकल जो सेना में गए हैं ना, वो आज कर्नल रैंक में हैं, तो हम उस रैंक में उनके बराबर इतना वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, जितना फैसिलिटी में वो कह रहे हैं कि जितना वो कर पाए थे। एक लड़का था +2 में हिसार में, मेरे लड़के के साथ में पढ़ता था, और मैंने उसको मोटिवेट किया था। ये 2001-2 की बात है। वो लड़का जो है सेना में चला गया, मेरा लड़का साइंटिस्ट लाइन में निकल गया। तो वो जो है, हालांकि उनकी सैलरी बराबर है मेरे लड़का रोज़, लेकिन वो कर्नल साहब हैं अभी सेना में। तो देखो उनकी फैसिलिटी क्या इनको मिलती है, क्या नहीं मिलती है। वो इनको काम, वो चीज़ें नहीं हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर ये दिमाग से अगर आप सेना में चले गए हैं, तो आप प्री मैच्योर के आने की सोचने का अपने दिमाग से निकाल देना, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कि सेना के अंदर रहते हुए आप उसका समाधान ना कर पाएँ। ऐसी कोई समस्या इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। रही बात है कि कुछ लड़के जो है घबरा जाते हैं कि वे पता नहीं लड़ाई लग जाएगा, ये हो जाएगा, मैं वहाँ जाना पड़ेगा। अरे भाई, मैं बता दिया आपको, अगर आपकी किस्मत में ज़िंदगी है, जब तक आपके प्राण हैं तब तक आपके प्राण कोई नहीं ले सकता। आप लड़ाई में चले जाओ, आप गोलियों के सामने चले जाओ। हमने बहुत रिस्की काम किए हैं। वो वॉलंटियर जाते थे, लेकिन कुछ नहीं हो, कभी आप जो है को कोई नहीं मार सकता है। अगर जिस दिन आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उस दिन चाहे वो कमरे के अंदर बंद हो जाए, वो वहीं पर मर जाएगा। और इसके लिए +2 में आप पढ़ के भी गए होंगे, जो बच्चे पढ़ के गए हैं +2 में, कहानी भी है उसमें कि भाई वो जो था आदमी बहुत डरता था, मौत से बहुत डरता था। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वो सोचता था कि मैं बाहर जाऊंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा कोई मेरे को कुचल देगा, बाहर जाऊँ कोई मेरे को मार देगा, कहीं सांप काट लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और जब उसकी मृत्यु आई तो कमरे के अंदर ये जो ऊपर लगी हुई जो अंगीठी वगैरह थी, वो गिर गई उसके ऊपर ही जो, और वो मर गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आप कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में कहीं भी चले जाएं। और सेना के अंदर आदमी कभी मरता नहीं है, सेना के अंदर आदमी शहीद होता है। वो तो खुशकिस्मत वाले होते हैं जो झंडे में लिपट करके शहीद होकर के आते हैं। हम तो सोचते हैं कि अगर हम तो शहीद हो जाते तो बहुत अच्छा होना था। मरना तो अब भी है ही, अभी इतनी उम्र हो गई और 5-10 साल 20 साल जी लेंगे। लेकिन क्या अगर हम सेना के अंदर शहीद हो जाते हैं तो कभी मरते नहीं। यहाँ पर आराम से शहीद की मूर्ति लगी होती है, लोग सलाम करते रहते हैं, नहीं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि सेना के अंदर आदमी कभी मरता नहीं, शहीद होता है। और सेना एक ऐसा है जिसके अंदर जो है आपको आपका कर्म भी, धर्म भी और देश सेवा भी, सारी चीज़ आपको सेना में मिलती हैं। कर्म,
आप यहाँ पर कर्म करोगे, काम करोगे, आपको पैसा मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको बेईमानी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जो भी मतलब आपको पैसा मिल गया, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सेना के अंदर कर्म करते हुए आपको आपका धर्म भी है, वो सैनिक का एक धर्म है। सेना का जवान का कोई धर्म नहीं होता, वहाँ पर सैनिक धर्म होता है। और सैनिक धर्म को आप सही ढंग से निभा रहे हो तो आपका धर्म भी निभ रहा है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद सेवा, देश सेवा, कितनी बड़ी सेवा है। बोले देश की सेवा कर रहा है, आप कोई नहीं बोलेगा नौकरी कर रहा है सेना में, वो बोलेंगे देश सेवा है, देश सेवा कर रहा है, ठीक है नहीं। आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आप वर्दी पहने निकलो तो बाहर कितने सम्मान की दृष्टि से आप देखते हैं, आप लोग देखते हैं, ठीक है नहीं। फिर सम्मान कितना बड़ा है, फिर सेवा जो वो तो है ही, फिर हमारा कल्याण, क्योंकि सेना हमारी पूरी चीज़ों का ध्यान रख रही है। सेना हमको तनख्वाह दे रही है, सेना हमको खाने के लिए भोजन दे रही है, सेना हमको पहनने के लिए कपड़े दे रही है, सेना हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए अलाउंस दे रही है, सेना हमारा पूरी परिवार का ट्रीटमेंट का जिम्मेवारी ले रही है। सेना के अधिकारी हमेशा हमारे कल्याण के लिए, हमारे सीनियर जो भी है, चाहे NCO हो, JCO हो, ऑफिसर हो, जो भी है, वो हमारे कल्याण के लिए। आप एक लेटर, आपके घर की कोई समस्या है, आप मान लो आप एक लेटर आपने लिख कर कमांड अधिकारी दे दो और वो जाके DC ऑफिस में जाएगा। देखो DC ऑफिस में कैसे एक्शन होता है। और आप नॉर्मल ड्रेस में पहन के चले जाना और ये मत बोलना मैं सैनिक हूँ, और आप DC ऑफिस का चक्कर लगाते रहना, PN आपको अंदर नहीं कुछ नहीं देगा। ये जब आपने सैनिक बोल दिया, वहाँ जा के मैं फौजी आया हूँ और मैं छुट्टी आया हूँ, तब तो भले ही आप अंदर जाके DC से भी मिल लोगे। लेकिन एक नॉर्मल उसकी तरफ जाओगे ना तो आपको अंदर नहीं कुछ नहीं देगा। वो 10 बार 50 बार जाओगे, किसी इधर उधर जैक लगाते रहोगे नेताओं के उधर से, तब भी आपका काम नहीं होगा, ठीक है नहीं। मुझे पता है, मैं यहाँ पर आने के बाद में लेक्चरर लग गया था, मुझे मेडिकल कराना था। 19 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था और मैं सारे हथकंडे अपना लिए थे और बिल्कुल फिट होकर के आया था मैं सेना से। लेकिन मेरा मेडिकल करने में वहाँ पर सारे हथकंडे अपना लिए। मैं अब बताना ठीक नहीं है कि किस प्रकार से मेरा मेडिकल हुआ। वो मेडिकल अपनाने में मेरे को 19 तारीख से लेकर के 30 तारीख हो गई। और अब लगा लो उस समय 2000 जब मैं 13 में आया था उस समय, तो उस समय की जो तनख्वाह थी उसके हिसाब से भी कम से कम दिन के, मान लो आप लेक्चरर के 2000 भी लगाते हो उस समय के, तो 15 दिन के, 12-13 दिन के तो 26,000 रुपया तो वैसे गए हो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पर, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए कि भाई जो है इससे किस प्रकार से हमारा स्वार्थ की इधर से उधर घुमाते रहेंगे आपको, बस कोई नहीं पूछने वाला है। तब याद सेना याद आई मेरे को। अगर सेना के अंदर जाते कुछ भी होता, मेडिकल ऑफिसर को एक सूट मारते, एक दिन मेडिकल करके दे देता, ठीक है कि नहीं। तो बहुत से काम ऐसे हैं यहाँ पर, बहुत मैं सभी बता नहीं सकता हूँ आपको इस, क्योंकि ये पब्लिकली हो जाता है। तो बहुत से काम ऐसे हैं कि आपको जो है यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको हर कोई की नज़र आपके पैसों पर रहती है। आप 15 साल करके सेना से आ गए, आप यंग होंगे, उस समय आपके बच्चे जो है पढ़ने लायक होंगे, किसी के स्कूल में गए होंगे, किसी के थोड़े बहुत पढ़े होंगे हैं, और उस समय जो है आपके अंदर सारी जिम्मेवारियाँ होंगी। लोगों के नज़र आप पैसे लेके आए उस पर रहेगी कि किस प्रकार से इसका पैसे को हम खर्च करवा लें, हम लूट लें, इसका फ़ायदा उठा लें। आपकी मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन सेना के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ प्रेम भाव है, भाईचारा है। आप अपनी समस्याएं बताओगे तो उतनी समस्याएं आपको सुनेंगी जाएंगी, ठीक है नहीं। जितनी अच्छी आप सर्विस करोगे, जितनी लेंथी आप सर्विस करोगे, उतनी आपकी पेंशन बढ़ेगी, उतनी आपको पेंशन रिवाइज होती जाएगी। और आज तो अभी तो और भी एक सिस्टम हो गया है, आपको पता होना चाहिए, सभी को पता ही होगा कि भाई जो OROP जो लागू होती है, मतलब ये OROP 1, OROP 2, OROP 3 जो अभी हो चुकी है, इसके अंदर जो है जो प्रीमेचर आते हैं उनकी पेंशन रिवाइज नहीं होती है। बाकी हर एक की 5 साल के बाद में पेंशन रिवाइज होती है, कि जो 5 साल के बाद में, सिर्फ सेना के लिए नियम है ये, बाकी सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है। यहाँ पर सिविल में तो पेंशन ही नहीं है, आप नौकरी लग जाओ तो पेंशन ही नहीं है। सिविल में तो NPS लगा रखा है, न्यू पेंशन सिस्टम, वो कुछ भी नहीं है उसमें। जो आपका पैसा कटेगा उस पैसे का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, बस उसमें कुछ नहीं, DFA कुछ नहीं मिलता है उसमें, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा पेंशन ले के आ सकते हो, जितना ज़्यादा सर्विस वहाँ पर कर सकते हो, जितनी ज़्यादा सेना को अपना सेवा दे सकते हो, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट उसका मिलेगा और उतना ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा। मान लो आप 15 साल में आप एक नायक से, हवलदार से पेंशन आते हो,
और अगर आप पूरी 30, 32, 34 साल करके आते हो, आप JCO से पेंशन आ जाते हो, तो आपको कितना फ़ायदा है। आपको यहाँ पर साहब कहकर पुकारेंगे, सभी नाम भी लेंगे तो साहब कहकर लेंगे, ठीक है नहीं। फिर सेना के अंदर आपको पढ़ने का मौका देती है। अगर आप उन्नति करना चाहते हो, सोचते हो कि मैं सिविल में जा करके नौकरी लगूंगा, तो इससे ज़्यादा तो आप सेना में कर सकते हो। आप वहाँ पर पढ़ाई करो और कमीशन लो, सब प्रकार के कमीशन मिल रहे हैं वहाँ पर, हर प्रकार का प्रमोशन मिल रहा है वहाँ पर, वो लो आपको, ठीक है नहीं। तो यहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल है नौकरी प्राप्त करना भी और आपको सेटलमेंट होना भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से नेवी वाले मेरे को मिलते हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, मैं नाम लूँगा तो वो कई वीडियो सुनेंगे तो बोलेंगे हमारे रिश्तेदार हमारी वो करते हैं, और मैं देखता हूँ कि वो लोग सेना से आ जाते हैं, उसके बाद में आर्मी से आ जाते हैं। आर्मी में 10,000 रुपये में मास्टर जी पढ़ा रहा है, उधर अच्छा पढ़ा लिखा है, आ गया उस समय। मतलब भाई क्यों आया था? बोले जी मैं तो इसलिए आया था कि मैं नौकरी लग जाऊँगा जा करके, अब तो मुझे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। कितना मिल रहे हैं भैया? 10,000 रुपये मिलते हैं जी। अब बताओ 10,000 रुपये में क्या करेगा वो, हैं? बोला इससे ज़्यादा तो मैं वहाँ पर नौकरी करता तो मुझे पूरी पेंशन लेके आता तो बहुत अच्छा था। मैं तो मतलब यही बात है भाई, वहाँ पर दिमाग में नहीं आता है। मैं तो बोलता हूँ मेरा भी दिमाग उस समय हुआ था, मैं भी इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। क्योंकि मैं जब मेरी 15 साल नौकरी हो गई थी, मैं उसमें हवलदार था, तो मेरे साथ वाले भी कोई प्रीमिस्टर जा रहा था, कोई वैसे जा रहा था, तो मेरे को लोग बोल रहे थे कि आप तो पढ़े लिखे हैं, बीएड हैं, MA हैं, बीएड भी कर रखी है। मैंने बीएड भी कर ली थी वहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, मैं अपने डिस्टेंस से परमिशन लेके कर ली थी मैंने। तो आप बीएड हैं, आप जाते हैं टीचर लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मेरे भी दिमाग में आ गया था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस समय का भगवान का, और मैं शुक्रगुजार हूँ अधिकारी साहिबानों का जो उन्होंने मुझे सही गाइडेंस किया, ONCOs, JCOs और ऑफिसर साहिबान का, जो मेरे साथी थे, कि आपका तो PJ कोर्स में नाम आने वाला है, JCO कोर्स में, और आप JCO कोर्स कर लेंगे, आप JCO बन जाएंगे, साहब कहलाएंगे, स्टार लग जाएंगे। मैंने उनकी बात मान करके मैंने अपने एप्लीकेशन वापस ले ली, और वो एप्लीकेशन जब तक मैं रिटायर हुआ 34 साल नौकरी करके, तब तक मेरे बक्से पर लिखी की लिखी रह गई, ठीक है नहीं। और मैं 34 साल नौकरी करके सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन अधिकारी साहिबानों ने, जिन अफसर साहिबान ने, जिस SM साहब ने, जिस सूबेदार साहब ने, जिसने NCO साथियों ने, इसने मेरे को समझाया कि भाई आप जो है, और मैं बहुत इंटरेस्टेड नौकरी किया वहाँ पर और पूरे प्रमोशन लेके आया। क्योंकि मेरे को किसी ने बोल दिया था कि आप यहाँ पर आ जाओ, ये है वो है, क्योंकि यहाँ पर लोग तो सोचते ना कि जितना जल्दी आ जाएंगे, जितना जल्दी पैसे लेके आ जाएंगे, उतने हमारे काम आएंगे और इनको किसी प्रकार से, तो लेकिन क्या है, तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि सेना जैसी नौकरी कहीं भी नहीं है। जो अपनी आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप एक सिपाही से लेकर के आप जनरल साहब तक जा सकते हैं। +2 सेना ही है जो कि एक +2 पास को जो है क्लास 1 अफसर बनाती है, और उसको ट्रेनिंग देती है, और उसको पढ़ाती है, ग्रेजुएशन कराती है, और एक अच्छा अफसर साहिबान बनाती है, और उसको जनरल तक भेजती है। सेना ही है, बाकी यहाँ पर इतना नहीं है। यहाँ पर तो आपको बड़ी बड़ी MSc PhD करोगे तब कहीं आपको रिसर्च करने के लिए बहुत कोचिंग सेंटरों में धक्के खाओगे, 4-4, 5-5 साल तक कोचिंग करोगे तब कहीं जा कर के कहीं HPSC में सिलेक्शन हो गया, HSC में कहीं सिलेक्शन हो गया, वो भी 100 में से 1 का होता है, ठीक है नहीं, सभी का नहीं होता है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो जवान, यहाँ तक कि मैं तो उन अफसर साहिबानों को भी शिक्षा यही दूंगा कि जो 5 साल के लिए चले जाते, क्योंकि हमारे रेजिमेंट से मैं नाम नहीं उन्हें बताऊँगा, सिक्योरिटी की बात है। एक अफसर साहिबान थे जो 5 साल में, जिन्होंने SSU कमीशन लिया था, 5 साल में वो घर चले गए। फिर हो सकता है उनका इंटरेस्ट क्या रहा होगा, वो बोल रहे थे कि मैं भी उस समय सूबेदार में था, तो बोलते थे साहब मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन बाद में पता चला कि कोई ज़्यादा सेटलमेंट उनका नहीं हुआ था, ठीक है नहीं। तो मैं तो उनको भी ये करूँगा कि जितना इंटरेस्ट है फौज में काम करें, फौज के बराबर कोई वो नहीं है, ठीक है नहीं, चाहे किसी भी रैंक में हो, पूरा नौकरी करके आओ। फौज के बराबर फैसिलिटी नहीं, फौज के बराबर सुविधा नहीं, फौज के बराबर सिक्योरिटी नहीं, सेना के बराबर कोई सुरक्षा नहीं, सेना के बराबर कोई सम्मान नहीं। बाकी जगह क्या है, नौकरी दे सकते हैं, लेकिन आपको जीवन जो है सेना ही दे सकती है, ठीक है ना। जीना सिखाना सेना ही सिखाती है आपको एक अच्छा इंसान जो यहाँ से जाता है, जिसको चलना नहीं आता है, उसको भी एक अच्छा स्मार्ट इंसान बना के भेजती है। और एक सैनिक जब जाता है तो दूर से पहचान लेते हैं। मैं बोलता हूँ जब हम जाते हैं, बाज़ार में जाता हूँ मैं अभी, तो लोग देख करके पहले पहचानते हैं, हाँ साहब भी बोलते हो पहले,
चाहे कोई अनजान भी है, वो साहब बोलते हैं, उनको पक्का पता है। मैं बोला भाई आपको कैसे पता चला कि मैं साहब हूँ? बोले साहब आपका पर्सनलिटी से पता लग गया। बोले सैनिकों की, फौजियों की तो पर्सनलिटी से पता लग जाता है कि भाई ज़रूर सेना का कोई साहब रहा होगा, हैं? आपकी पर्सनलिटी से, आपके चाल ढाल से, आपकी बोली से, आपके व्यवहार से पता लग जाता है कि भाई ज़रूर सेना का कोई साहब रहा होगा, ठीक है नहीं? तो जितनी सुविधाएं, जितना प्रेम भाव, जितना जो है सेना में मिलता है, उसके ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको किसी भी अनुसार से। आप अपनी जितनी सर्विस करके आएंगे उसके अनुसार ही जो है आपकी सुविधाएं उसके अनुसार ही आपकी सब बढ़ती जाएंगी यहाँ पर, ठीक है नहीं? तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। और वहाँ पर जितनी अपनत्व की भावना होती है ना, उतनी अपनत्व की भावना तो मुझे मिली नहीं। मैं लेक्चरर लग गया यहाँ पर, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। क्या हुआ, जब मैं लेक्चरर था तो पहले थी उन्होंने, तो भैया अपने यहाँ पर पार्टियाँ होती बड़ी स्टैंडर्ड से होती हैं। तो बोला साहब आज लेक्चरर लग गया, तो पहले ही थी। मैं गया तो बोला जी आज पार्टी है, पार्टी तो मैं लेक्चरर लगने की पार्टी तो करेंगे ही। तो बोला साहब आपकी पार्टी है? मैं हाँ भाई मेरी पार्टी है, बड़ी खुशी बात है, मैं पार्टी दूंगा आपको, मैं लेक्चरर लग करके आया हूँ। तो वह मैं देखो पैसा तो मैं दूंगा आपको, कितना भी खर्च होगा, अरेंजमेंट आप करवा लेना जैसे को ना। हाँ बोला हम करा लेंगे। अरे देखा वहाँ पर तो बस सारे लेक्चरर नीचे बैठ गए, मिठाइयाँ मंगा ली बाज़ार से। अब मैंने पूरा पैसा, मैं बोला तुम जो भी मर्जी अब मेनू अपना बनाओ खाओ क्यों, सबसे बोला। और वही भी बोले कि साहब बहुत स्टैंडर्ड की पार्टी हुई है, खीर बना ली वहाँ पर, सबसे पहले खीर खा रहे हैं। अरे भैया खीर तो फौज में सबसे लास्ट में खाई जाती है, हैं? और नीचे बैठे हुए ज़मीन पे, और बस कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई खा रहा है। मैं बोला भाई यहाँ तो हालत ख़राब ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ की बराबर स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना खाने का मिलेगा, ना रहने का मिलेगा, ना सोने का मिलेगा। हाँ ठीक है, मानते हैं कि आजकल जो है घर बार अच्छे हैं, लेकिन जितना यहाँ सुविधा है तो वहाँ भी तो सुविधा हो गई हैं, ठीक है नहीं? तो इसलिए सेना के अंदर जो अपनत्व नहीं है। दूसरी बात है कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं उन कोई बताना चाहता हूँ फौजी भाइयों को, जेसी साहिबान को, एनसी साहिबान को जो रिटायर होते हैं। आप रिटायर होते हैं तो सबसे बड़ी तो आप जो है अपने पैसे को संभालना बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि आप जैसे रिटायर होंगे आपके पीछे लोग ऐसे चक्कर काटेंगे आपको बहकाने के लिए। आप ज़मीन ले लो, आप चुनाव लड़ लो, आप सरपंच बन जाओ, आप ये कर लो, हम सारे आपके साथ हैं, लेकिन आपको पैसा जो है बिल्कुल आपको ठिकाने से लगवा देंगे वो। तो आप किसी के बहकाव में नहीं आना, किसी को बताना है हिम्मत। जो रिटायर होने वाले हैं उनको, जो अपनी पूरी सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। प्रीमेच्योर का तो आप सोचो ही मत सेना से आने के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ जो पूरी सर्विस रिटायर करके आ रहे हैं कि भाई आप किसी को अपने पैसे के बारे में बताना नहीं कि मैं इतना पैसे लेके आया हूँ। नहीं तो यहाँ पर जो है लोग ऐसे हैं आपके सामने ऐसी समस्या रख देंगे कि आपको मजबूर होकर के उनको पैसा देना पड़ेगा, चाहे रिलेटिव हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे कुछ भी हो। वो ऐसी समस्या रख देंगे कि आपको अरे या तो आज हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, जल्दी से जल्दी हमारे को 3 लाख रुपये चाहिए साहब, कुछ भी पता नहीं है, नहीं तो ये तो मर ही जाएगा। आपने निकाल के दे दिया तो उसके बाद आपको पैसे वापस देने वाले नहीं हैं, ठीक है नहीं? इस प्रकार से बोलेंगे ज़मीन है बहुत अच्छी है, यहाँ पर खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको ऐसा फंसा देंगे कि आप जो है फंसाने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो प्लाट आपने लिया है वो 3 जगह पहले ही बिक्री हो चुका है, उसका एग्रीमेंट आपके नाम पर भर देंगे, पैसा भी ले लेंगे आपसे, फिर आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहना। तो इसलिए बहुत समझ कर जो साहब लोग आते हैं, यहाँ तक कि मैं तो ये राय दूंगा कि आप अपने परिवार को भी सही ढंग से मत बताओ मेरे पास इतना पैसा है, नहीं तो वही खर्च करवा देंगे आपका, ठीक है नहीं? पापा जी ये खरीद लो, पापा जी गाड़ी ला दो, पापा जी हमारे लिए ये कर दो, हैं? तो इसलिए वो भी अपने लिए सेफ रखना है। तो उनको भी मैं ये राय दूंगा। और प्रीमेच्योर वालों को तो मैं ये दूंगा कि प्रीमेच्योर तो आप अपने दिमाग से निकाल दो, जितना इंटरेस्ट से काम करो, वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अगर आपको कहीं पर जाना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ जाती है, तो आप ये पॉजिटिव रखो भाई ये जो काम मैं करूँगा इससे मेरे शरीर को फ़ायदा है, और इससे तो मुझे बहुत फ़ायदा है। मतलब हर काम में आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर जो है आप अब काम के अंदर ही मज़ा लेना शुरू कर दो। जिस आदमी ने ये सोचना है ना काम के अंदर मज़े आते हैं, वो आदमी फिर धोखा नहीं खाता। मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं 6-8 पीरियड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें मज़ा आता है पढ़ाने में। बाकी वाले लेक्चरर बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं सब, आप क्यों इतने पीरियड पढ़ाते हो, आप कैसे पढ़ा लेते हो? अरे भाई मैं तो पढ़ाने में मज़ा आता है मेरे को, तो बच्चों के साथ पढ़ाने में मेरे को तो काम करने में मज़ा आता है। अब मेरे को वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को तो आज छुट्टी का दिन है, यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, दुनिया तो वहाँ इलेक्शन में बैठी हुई है। मैं सोचा आज अच्छा मौका है, जो फौजी भाई जो मेरे को मिले थे
उसी प्रकार फौजी भाइयों के लिए मैं अपना वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो मेरे को तो इसमें मज़ा आता है काम करने में ना है। मैं तो अभी भी सुबह 4 बजे उठता हूँ आराम से, भगवान के मंदिर में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और फिर उसके बाद मैं नहा धो कर के फिर स्कूल में चला जाता हूँ, वहाँ पर पढ़ाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। फिर कभी ना कोई तो काम करने में अपने आप को ये कहोगे आपको काम में मज़ा आना चाहिए, ठीक है नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए आपको काम में। काम अपने आप को खेल के रूप में समझ लो कि आप गेम कर रहे हो, काम कर रहे हो तो समझ लो कि गेम कर रहे हो, ठीक है नहीं, वही बात है। तो आप जो है अपने काम में इंटरेस्ट लेना सीख जाओगे तो आप काम से जी नहीं घबराएगा। और बाकी तो सेना से बढ़कर कोई सुविधाएं है नहीं, इसलिए मैं तो जो भी NCO JCO जवान जो भी प्री में चलाने के लिए सोच रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल भी प्री में चलाने के लिए मत सोचो, सेना से पूरी नौकरी करो। सेना का अपना जो सेना ने आपको एक वो बनाया है, अच्छा इंसान बनाया है, उसका पूरा फ़ायदा सेना को दो और पूरी फैसिलिटी जो सेना आपको दे रही है वो पूरा आपको फैसिलिटी मिलेंगी। और सेना के अंदर जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। पढ़ाने के लिए देखो सेना कितना अच्छी ऐसी कोई संस्था है ही नहीं जो पढ़ाओ भी पैसे भी देगी। सेना एक ऐसी संस्था है कि आपको पढ़ाएंगे भी और आपके पैसे भी देंगे। क्यों? आप कोर्स करने जाओगे ना, कोर्स के आपके जो TA DA सब आपको मिलेगा। आप अच्छे कोर्स करने जाओ, उसके लिए आपको TA DA मिलेगा और वही कोर्स जो है आपको आगे जाके आपका प्रमोशन में काम आएगा। आप वहाँ पर जितना इंटरेस्ट से सीखोगे उतना ही आपकी ग्रेडिंग मिलेंगी, आपको आगे जाके नंबर मिलेंगे। तो सेना एक ऐसा है कि आपका एक दिन का रिकॉर्डिंग होती है, एक दिन के आपका हिसाब किताब सेना देती है। मान लो आप अभी नायक हैं या हवलदार हैं और आप आर्मी कोर्स करने जाते हो और आर्मी कोर्स में मेहनत करते हो, अच्छा मेहनत किया आपने, आप अच्छे पढ़े और आप सेना उसका TA DA भी देगी, आपको खर्चा भी देगी, आने जाने का खर्चा देगी, खाना भी देगी, रहने भी देगी, सब देगी। और आप पढ़े और आपके उसके ग्रेडिंग लिया है, उसके आपके रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा। जब आप रिटायर होंगे या सूबेदार मेजर बनेंगे उसके नंबर आप में जुड़ जाएंगे। कितनी अच्छी संस्था है, जितने मर्जी कोर्स करो फ्री में हैं, आपको संस्था भी दे रही है। उसका फ़ायदा सेना को भी हो रहा है कि भाई आप अच्छे NCO बनोगे, JCO बनोगे, अच्छे जवानों को ट्रेन करोगे और उसका फ़ायदा आपको भी हो रहा है कि भाई एक तो आप अच्छे क्वालिफाइड हो गए, वो आपको शिविर में भी काम आएगा और आपके वहाँ पर भी नंबर लग रहे हैं। देखो कितना रिकॉर्ड हो रहा है, एक सिपाही से लेकर के सारा आपका रिकॉर्ड रखा जाता है, पूरी साल का रिकॉर्ड रखा जाता है। कई ऐसी संस्था है कि पूरी साल में आपने किस प्रकार के काम किए आपको एक ACR में लिख दिया जाएगा हैं। वो सारी ACR जो है जब आप सूबेदार मेजर बनोगे और लेफ्टिनेंट बनोगे हैं, उसके लिए आपके रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड के पास चली जाएंगे। आप जितना काम कर रहे हो सारी आपकी ACR जो आपके रिकॉर्ड में चली जा रही हैं, जितना कोर्स कर रहे हो वो सारी ग्रेडिंग फ्रेडिंग जो आपके रिकॉर्ड में चली जा रही हैं और सारा काम कर रहे हो सारा आपके रिकॉर्ड में चल जा रहा है। आपका जो भी पार्ट ऑर्डर है, जो भी है, सब कुछ है आपका, वो सब आपके रिकॉर्ड में चला जा रहा है। इतना सेफ रिकॉर्ड कहीं है? कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ सिविल में तो आप अगर अपने जो पुराने JCO NCOs हैं वो आकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना, आपका 3 महीने लग जाएंगे चक्कर काटने में, बर्थ सर्टिफिकेट लेने में। एक आपका अगर नाम कहीं रिकॉर्ड में गलत हो गया ना, कहीं आधार कार्ड में कुछ हो गया और आपके वहाँ के डॉक्यूमेंट में कुछ हो गया, तो उसको ठीक कराने में आपको पता नहीं कितने चक्कर काट लेंगे, वो ठीक नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपने अपना चेक करना है, वहाँ पर आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए, आपकी वाइफ का स्पेलिंग जो आपके वहाँ पर है वो यहाँ पर के रिकॉर्ड में होना चाहिए। बच्चे की जो स्पेलिंग आपकी स्कूल में है वही पार्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है नहीं। आप हर एक चीज़ सेना करके अंदर जाओ, वहाँ पर रिकॉर्ड में ठीक करा के आ सकते हो, वो यहाँ पर ठीक है नहीं होगा आपका, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं है। तो आपको अगर एक बार टाइम नहीं मिलता है, मुझे पता है कि चाहे सर्विसमैन हो चाहे कोई हो, किसी को भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप 2 बार में देख लेना, लेकिन इस वीडियो को देखना, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखना, अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान रख लेना। ये भी मत भूल जाना कि भाई आप जो है अपने कार्यों में लगे रहे हो, बस अपने खा पी के मस्त रहो और बच्चों की पढ़ाई को छोड़ दो। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है और आपका स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए सेना आपके लिए साथ है, तो आप वहाँ आराम से खुश होकर के नौकरी करो। जितना खुश होकर के नौकरी करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आपके अधिकारी आपके साथ हैं, आपके सीनियर NCOs आपके साथ हैं, आपके JCOs आपके साथ में हैं, तो आपको यहाँ आने के लिए यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई साथ नहीं देगा यहाँ पर आपका। यहाँ जहाँ भी जाओगे आप कहीं जाओगे हाई डोज आपको इंजेक्शन लगा देंगे, भाई बुखार ठीक करने के लिए हाई डोज इंजेक्शन दे देंगे और चलो दूसरे दिन आपको ड्यूटी पे जाना होगा बस। और वहाँ जो है आपको अगर बुखार भी होगा तो आपको जा कर के 3 दिन का रेस्ट देंगे और बिल्कुल सही दवाई देंगे,
समझ गए ना। तो वहाँ जैसा ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ जैसी एजुकेशन नहीं है, वहाँ जैसा रहने का स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ जैसा खाना नहीं है, वहाँ जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये ज़माना बहुत बदल चुका है। तो मैं तो जो भी जवान्स NCO JCO साहिबान जो प्री में चलाने के लिए सोचता हूँ, तो उनको यही राय देता हूँ कि भाई आप अपनी सर्विस पूरी करके आओ, पूरे रैंक लेके आओ जितने आपको मिलते हैं आपकी योग्यता के अनुसार, ठीक है नहीं। तो सेना के अंदर पूरा तो है, इसलिए मैं ज़्यादा फिर कभी डाल दूँगा, फिर लंबा वीडियो जाएगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। तो बाकी आप सबको जय हिंद, मेरा राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी NCO JCO जवान अधिकारी साहब ऑफिसर साहिबान सबको। और मैं जो है मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप कभी बता सकते हो। जय हिंद, राम राम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। देखो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रख करके आप काम करोगे तो आपका शरीर कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं, आपके मन के अंदर कभी नेगेटिव थिंकिंग आएगी नहीं। आप नेगेटिव सोचोगे, जब आदमी नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है ना तो उसके पास नेगेटिव विचार ही आते रहते हैं, और नेगेटिव विचारों से एक दिन क्या हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि जब नेगेटिव सोचेगा तो सारे नेगेटिव भाई इस प्रकार के होगा, तो ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो जो नेगेटिव विचार आपके पास ऑटोमेटिक आते रहेंगे। जैसे आप मोबाइल में देखते हो ना, मोबाइल को जैसे आप क्लिक करते हो तो जो आप ढूंढना चाहते हो वही चीज़ आपके सामने बार बार आती रहेगी। अगर अच्छी चीज़ें ढूंढोगे तो अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, एजुकेशन के बारे में ढूंढोगे तो एजुकेशन के बारे में आते रहेंगे, आप किसी गेम के बारे में ढूंढोगे गेम के बारे में आपको बार बार आते रहेंगे। तो इसी प्रकार से जो है आपके मन में भी अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव विचार ही आते रहेंगे। इसलिए अपने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचो, बच्चों के प्रति पॉजिटिव रहो, और बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, और आप पूरी सर्विस करके आओ। आप देखना, आप याद करोगे किस दिन। मेरे को बहुत से ऐसे मिले हैं जो कि नायक हवलदार में जिनको कोर्स नहीं हो रहे थे, और मैं सेंटर के अंदर ट्रेनिंग JCO था, और मैंने उनको कोर्स करके भेजा, और सूबेदार बने। सूबेदार बनने के बाद में जो है बोला साहब आज हम सूबेदार हैं तो आपकी वजह से है, नहीं तो हम तो फेल होकर जा रहे थे वहाँ से। हमने तो दिल तोड़ लिया था कि भाई ठीक हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने हमारा कोर्स करवाया, हमको पास करवाया, और फिर हम JCO बने। JCO बन के आज सूबेदार आपके सामने बन के खड़े हैं। जब मैं सूबेदार मेजर था तो वो सूबेदार बन चुके थे, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ पर ट्रेनिंग JCO था। तो इस प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो है आप लोग जो हमेशा जो है अपना अच्छे से करके आओ, और पूरी नौकरी करके आओ, और अच्छे विचार रखो। सबको मेरा जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।